में आपने क्या किया था, उस वक्त भी इसी तरह बैठने से आराम आ गया था, काम छोड़ दिया था, खाना छोड़ दिया था, कोई दवाई खा ली थी, कोई इंजेक्शन लगवा लिया था, जुबान के नीचे कुछ रख लिया था, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, एक और चीज, आप इस पेशेंट से ये भी पूछें कि अगर पहले दर्द था, इससे पहले 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, तो क्या उस वक्त कोई ईसीजी कराई थी? अगर है तो उसके पास, आपके पेशेंट के पास है ईसीजी उस वक्त, या वो मंगवा सकता है? आजकल तो एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा तेज हो गई, व्हाट्सएप हो जाते हैं, पिक्चर सेंड हो सकती हैं, उससे पेपर मंगवा के देख लें, उससे पूछे उसने उसका कहीं इलाज किया था, किसी डॉक्टर को दिखाया था, किसी डॉक्टर से मशवरा करके या प्रैक्टिशनर से मशवरा करके या ओवर द काउंटर कुछ लेके या खुद घर पे ही कोई रेमेडीज उसने मेडिसिन की कुछ खा के कुछ देखा था? अगर खाया था तो क्या उससे आराम आया? और अगर आराम आया तो क्या वो दवाई अब भी खा रहा है? उसके पास कोई पर्ची, कोई दवाई उसके पास है? अच्छा, कुछ पेशेंट जो होते हैं वो ये भी कह सकते हैं कि वो आपको दर्द की तकलीफ से बेहोश हो गए। आप बेहोश हुए तो उसकी पूरी हिस्ट्री भी लें। बेहोशी जो है एक बहुत बड़ी टर्म है और बहुत बड़ी उसकी एक साइंस है। उसमें आम लोग जो है ना वो कहते हैं हाँ बेहोश हो गया, और फिर मैं पूछता हूँ ना कि जब वो बेहोश था तो क्या वो बात कर रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, आंखें खोल रहा था, सांस ले रहा था, हाथ पांव उसकी मूव कर रहा था? तो अक्सर पेशेंट कहते हैं हाँ जी बेहोश पड़ा था और सर मल रहा था, बेहोश पड़ा था और बात सुनता था, आंखें खोल लेता था, बेहोश पड़ा था लेकिन हमने पानी देना तो उसने कहा नहीं पीता। मतलब इस तरह की बातें भी होती रहती है। अच्छा, फिर है पेन की जो है ड्यूरेशन, ऑनसेट हो गया, ड्यूरेशन हो गया। फिर आपने प्रोवोकेटिव फैक्टर जो है उसके वो पूछ लिए, किस चीज़ों से बढ़ता है, किस से कम होता है, वो सारे भी पूछ लिए। क्वालिटी भी डिस्टर्ब कर लिए, उसकी भी डिस्कस कर ली कि आपने उसको कहाँ कहाँ किस तरह की तकलीफ थी और कितनी शिद्दत की थी, और वगैरह वगैरह। रेडिएशन जो है वो खास तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं शुरू शुरू में समझता था कि पेशेंट मुझे आके कैसे बताएगा और कि वो रेडिएट होती है, बाजू में जाती है। अब दो तीन बातें हो गई हैं। एक तो लोगों का नॉलेज बहुत बढ़ गया, टीवी, कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ों से उन्होंने पढ़ पढ़ के ना उनको बहुत पता चल गया। बाएं बाजू में दर्द होगा तो पहले भागते हुए इमरजेंसी आएंगे जी कि उल्टी साइड पे दर्द है। हालांकि हम लोगों को समझाते रहते हैं कि इस्कीमिक पेन जो होता है वो दोनों बाजू में हो सकता है। फिर वो आगे रेडिएशन आपको खास तौर पर जो ट्रू इस्कीमिक पेशेंट है एमआई में, वो आपको बताएंगे कि बाजू में दर्द होता है और उंगली तक जाता है। और मैंने कितने एमआई इन्हीं बातों पर पकड़े हैं, और मतलब रूटीन में भी ईसीजी कराता, लेकिन ये सुन के तो और ज़्यादा शिद्दत से ईसीजी की तरफ जाते हैं कि ये ज़रूर करवाएं ईसीजी। सिवियरिटी के ऊपर बात हो गई कि आपने उस पेशेंट की सिवियरिटी देखनी है कि वो उसकी कितनी शिद्दत की बीमारी है, कितनी तकलीफ है, और उसको किस तरह से उसको आधी रात को अस्पताल ले आया। एक मैं इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर मैं अपने जूनियर्स को, अपने कुलीग को, अपने सीनियर्स को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को हम ये डिस्कस करते हैं, हम बताते हैं, जो मैं अपनी अपनी असेसमेंट शेयर करता हूँ कि अगर रात को 3 बजे, सर्दी की रात में, ठंड में, धुंध में, एक पेशेंट रात को 3 बजे इमरजेंसी आ गया है ना सीने के दर्द के लिए, और उसकी ईसीजी ठीक भी है, उसके सिम्टम्स ठीक हो गए वहां पे आते ही, या आप देखते हो आपको यंग लगता है, नॉन कार्डियक लगता है, आपकी कोमार्बिड्स की हिस्ट्री भी अच्छी है, लेकिन उसकी ईसीजी नॉर्मल है जो भी है, लेकिन अगर वो रात को 3 बजे आ गया है ना, उसको फौरन फौरन घर ना भेजें। ऐसी कोई उसको प्रॉब्लम हुई थी आधा घंटा पहले, और इतनी सर्दी में, इतनी शिद्दत की तकलीफ के मौसम में भी वो आया है इमरजेंसी, तो उसको जरूर ऑब्जर्व करें। उसको 2 घंटे के लिए रख लें, उसको 1 घंटे के लिए रख लें, उसको रात के लिए रख लें, पूरी के लिए, अगर आपके पास अरेंजमेंट्स हैं। कहीं ना भेजें उसको, एसीएस प्रोटोकॉल दें, उससे कहीं बाहर बेंच पे बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, आधे घंटे बाद आपको दिखा दे, 2 घंटे बाद आपको दिखा दे, 4 4 घंटे बाद आपको दिखा दे। सीरियल इसी चीज करते रहें, पेपर जाया करते रहें, अपने कागज के टुकड़े को ना बचाएं, पेशेंट की लाइफ बच जाए। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, मेरी इमरजेंसी में नाइट थी, 8:30 बजे मैं आते ही 8 बजे इमरजेंसी आया हूँ, तो आधे घंटे बाद एक पेशेंट आया, उसकी चेस्ट पेन की हिस्ट्री थी, मैंने ईसीजी कराई, कुछ नहीं था। अब चूंकि वो है दिमाग में एक बात थी, मैंने उसको कहा बैठ जाओ भाई, घंटे बाद दोबारा देखूंगा, मुझे हर घंटे बाद दिखाना। तो मैं रूटीन में काम में लग गया, तकरीबन 9:30 10 बजे उसने तो मुझे दोबारा शक्ल दिखाई बड़े एहतजाज के साथ कि मैं तो बैठा हूँ, घंटा हो गया। मैंने उसके कहा जी दर्द की तकलीफ की कैसी हालत है? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसकी ईसीजी कराई, ईसीजी ठीक थी। अब वो कहता है कि मैं अब घर चला जाऊँ। मैंने कहा अब घर तो चले जाओ, लेकिन मुझे जो उसकी पहली प्रेजेंटेशन की पेन थी टिपिकल, वो शक्ल उसकी देखने में, और मुझे याद आई, मैंने कहा यार अब ये इसको मैं घर भेज दूं, उसको एसीएस प्रोटोकॉल मिला, नेलबेन वगैरह दिया, उससे ये ठीक हो गया है, तो अभी आधे घंटे बाद फिर इसको हो जाए। मेरे दिल से एक अदर से आवाज आई कि ये पेशेंट कार्डियक है, इसको नहीं भेजना। उसको मैंने बिठा दिया, उसको मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठो, ईसीजी जो है हार्ट अटैक में भी नॉर्मल आ जाती है, मैं रिस्क नहीं लेता, घर जाके सोना है, इधर ही बेंच पे बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा दिखाओ।
तो तकरीबन कोई 11:30 के बाद ना उसका कोई अटेंडेंट आ गया, और वो माशाल्लाह को वकील साहब थे, और वकील साहब अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बड़े समझदार थे। तो वो आते ही वो सर पे चढ़ गए, भैया आपने पेशेंट बैठा दिया है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आपने क्या इलाज किया वगैरह वगैरह। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, मैंने उनको कहा कि इसको हम असेस करेंगे, इस पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, उसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उस पेशेंट के अंदर जो उसकी पहली अपीयरेंस थी वो हार्ट वाली थी, हम एक ईसीजी पे फैसला नहीं करते, तो अब आप इसको थोड़ी देर बिठा लो, कोई हर्ज नहीं, हमने इंजेक्शन दे दिए, घर जाके भी बैठना है, यहाँ पे बीमारी निकल आए फिर क्या होगा। और यकीन करें 12:30 बजे वाली घंटे दूसरी तीसरी ईसीजी पर उस पेशेंट की इस्कीमिक चेंजेस आना शुरू हो गई, और एसटी एलिवेशन हो गया कहीं पे कुछ, और हमने उसको फिर बाद में ऑब्जर्व किया, या एसटी डिप्रेशन हुआ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो हुआ पेशेंट, बाद में कार्डियक बना, प्रेनाइज किया, 2 दिन स्टे किया, और जब तीसरे चौथे दिन वो घर डिस्चार्ज हुए तो वकील साहब फिर मुझे नजर आए, तो फिर उन्होंने मुझसे बात नहीं की, खुश हो गए, पता नहीं नाराज हो गए या जो भी है, बहरहाल वो शर्मिंदा हो गए, अल्लाह जाने। लेकिन आप अपने जो सा डायग्नोसिस बनाएं अपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहे, गलती नहीं करनी। अच्छा जी, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके साथ, वो मैंने लिख दिए हैं, थोड़े से आपके भी थोड़ी सी रिपीट हो जाएंगे क्लास में। शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आए, सांस भी उखड़ सकता है पेशेंट का, वो आपको बताएगा मैं चलता हूँ मुझे कोई दर्द नहीं होती सीने में, सिर्फ मेरा सांस फूलता है। नेवर मिस अ पेशेंट लाइक दिस, उसको कभी भी मिस ना करें कि ये चेस्ट पेन की कंप्लेंट नहीं कर रहा, सांस फूलने की कंप्लेंट कर रहा है। डायफ्रेसिस है, पसीने आ रहे हैं, जिस्म भीग जाता है, सर ठंडा हो जाता है, माथे पे कतरे नजर आते हैं पसीने के आपको पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को नहीं पता उसको पसीने आए हुए हैं, लेकिन अगर आपको नजर आ रहे हैं कि दिसंबर की सर्दी में भी एक पेशेंट आया बैठा है और डिस्नीक है और पसीने निकाल के बैठा है, तो देयर इज समथिंग विच इज देयर, सिम्पथेटिक ओवरफ्लो हो रहा है जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, उसको कभी मिस ना करें। फिर एक्सेसिव एंजाइटी, पेशेंट की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ आता है, एंक्सियस होता है, उसको पता होता है मैं परेशान हूँ, उसको पता होता है मेरी को बीमारी है, मुझे बताते नहीं है। उसको असेस करें, उसको हौसला दें, उसको काउंसिल करें, उसको डिस्कस करें, उसको स्टडी करें, ईसीजी रिपीट करें, उसको बार बार उसको फॉलो करें। फिर सेंस ऑफ डूम है, लोगों को अंदर ये भी होता है, आप अक्सर पेशेंट पे देखोगे स्ट्रेचर पे पड़े होंगे, व्हील चेयर पे लाए जाएंगे और वो कहेंगे मैं मर गया, मुझे पता है मेरा दिन आखिरी है, होता है इस तरह, अक्सर होता है। तो ये भी एक इंटरनल फीलिंग भी है, अल्लाह ताला जाने, रूहानी उनको पता चल जाता है कि उनका दिन आ गया, बट लेकिन ये एक बीमारी है, वो अपने आप को लेके आते हैं, तो इसके साथ साथ वो ऐसा सोच रहे होते हैं, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर नोजिया है, लाइट हेटेडनेस है, डिजीनेस है, ये सब चीज़ें भी एसोसिएटेड सिम्टम में है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने करनी है वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन है जो प्रॉपरली फोकस्ड हो, वाइटल साइंस ज़रूर देखने हैं। जब आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, जब आप पेशेंट के पास खड़े होते हैं, 3-4 बातों की आदत बना लें। पहला तो ये है कि आप उसको यूं देखें ना, जैसे आप सर से पांव तक की, जैसे आपने उसको तोलना है और आपने उसका फिर बाद में स्केच बनाना है कि इसकी शक्ल कैसी है, उसकी फिजिक कैसी है, उसकी ओबेसिटी कितने लेवल की है, उसकी हाइट और वेट और बिल्ड कैसा है, उसके कपड़ों का स्टेटस कैसा है, उसके हाथों के कलर कैसा है, उसके हाथों की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है, उसके लिप्स कैसे हैं, स्मोकर है, साइनोज्ड है, क्या है, उसकी आंखें देखें, उसके बाल देखें, उसके पाँव देखें सूजे हुए तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं हुई, उसकी चेस्ट देखें, उसका सांस लेने का, बोलने का, बात करने का निज़ाम देखें, स्टाइल देखें। जिसनिक पेशेंट होगा वो और तरह से बोलेगा, जो स्कीमिक पेशेंट होगा वो और तरह से बोलेगा, जो फंक्शनल पेशेंट होगा वो और तरह से बोलेगा, जो सिर्फ दफ्तर नहीं जाना चाहता, ऑफिस नहीं जाना चाहता, जो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, जब वो आपको आके बताएगा उसके सिम्टम्स, उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी, उसकी बीमारी का पेश करने का अंदाज और होगा। वो स्माइल भी कर रहा होगा, इवन हंस भी रहा होगा धीरे धीरे, अगर वो फंक्शनल है, अगर वो नॉन कार्डिक है, अगर वो ट्रू पेशेंट नहीं है। जो स्कीमिक पेशेंट होगा वो उसकी तकलीफ उसकी बातों से, उसके फिक्रे से, उसके बोलने से जाहिर होगी, वो नजर आ रहा होगा। तो उसके वाइटल साइन पिक करें। जब आप ऐसे पेशेंट के पास खड़े होते हैं, आप उसके एक हाथ उसकी पल्स पे रख लें, पल्स बड़ी बातें बताती है, बस उससे दोस्ती करनी चाहिए। वाइटल साइन देखें, वाइटल्स देखें, ब्लड प्रेशर देखें। अब ब्लड प्रेशर का अपरेटस भी ठीक होना चाहिए, और आज जिसको देखना है उसको आना भी चाहिए। फिर रेस्पिरेटरी रेट देखें, अगर चेस्ट पेन है पेशेंट की, ईसीजी ठीक है और सांस ले रहा है 40 दफा 1 मिनट में, तो कुछ मसला तो है। या तो वो आपको दिखाने के लिए 40 दफा ले रहा है, या वो है ही 40 दफा लेने वाला बंदा।
तो अगर वो 40 दफ़ा लेने वाला बंदा है तो ज़रा सा जब आप उसको बेख्याली में देखेंगे तो उसका सांस अगर वो ख़राब होगा, फंक्शनल होगा तो ठीक लेने लग जाएगा सांस। लेकिन अगर डिस्निक होगा तो आधे घंटे बाद भी इसी तरह बैठा होगा। तो नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये कौन बन रहा है और कौन है पेशेंट। फिर ब्लड प्रेशर देखें, अगर आपके पास एक रीडिंग आती है 190 180 से ऊपर और पेशेंट को आपको फील होता है कि इतना ब्लड प्रेशर, और आप देखते हो, तो आप उसको दोनों बाजुओं में देख लें, कंपेयर कर लें। फिर पेरिकार्डियल रब आप स्कर्टेट करते हैं चेस्ट को, तो उसकी फ्रिक्शन रब आ सकती है। फिर मरमर आ सकते हैं, ये एग्जामिनेशन पे पिक हो जाते हैं। प्लूरल रब आ जाती है। चेस्ट वॉल टेंडरनेस, ये बड़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप उसकी चेस्ट वॉल देखेंगे उसमें कितनी टेंडरनेस है, उसको कहीं किसी जगह पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन तो नहीं हो रही। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, अक्सर स्टमक के पेशेंट आते हैं, ज़रा सा एपिगैस्ट्रिक पे प्रेस करो तो पेन की कंप्लेंट होती है। स्किन के ऊपर रैशेज हो सकते हैं, वो जो है वो हर्पीस के साथ पेशेंट आते हैं बड़े सारे। उस पे भी एक पेशेंट मेरा था, वो मुझे इसी तरह बार बार वो कहते थे चेस्ट पेन हो रही है। पेशेंट क्या, पेशेंट जानने वाला था, उसकी अम्मा थी। पेशेंट उसने नहीं दिखाया, चेस्ट पेन की ईसीजी मुझे दिखा देता था, ईसीजी ठीक आती थी, पेन ठीक नहीं होती थी। फिर मैंने एक दफ़ा बुला लिया पेशेंट को और सर्जन की तरफ भेज दिया कि ईसीजी ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं करना। उन्होंने देखा अम्मा के इतना बड़ा रैश था हर्पीस का, फिर बाद में वो मैनेज हुआ। अच्छा, ये एक पिक्चर है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर मैंने बड़ी दफ़ा शेयर भी किया है, इसमें आपको लोकेशन ऑफ चेस्ट पेन ड्यूरिंग एंजाइना और हार्ट अटैक भी इसकी पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप इसको खुद से देख लें। सेंट्रल चेस्ट है, नेक है, जा है, शोल्डर है, बैक ऑफ चेस्ट है, बाइलेटरल आर्म्स हैं, इनर साइड पर सिर्फ नेक है, जा है, बहुत सारी जगहों पर ये पेन हो सकती है। अच्छा जी, इसके साथ इसके बाद एक तो ये हो गई। अब एक और मेरे पास स्लाइड है, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। ये भी मैंने ली है एक वेबसाइट से, ये बहुत अच्छी, इसमें बेसिक्स दिखाई गई थी कि इसका हेडिंग है इसकी, एवेलुएशन ऑफ पेशेंट विद चेस्ट पेन इन प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। तो बेसिक्स जो है वो बहुत समझने वाली हैं, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता जाऊंगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये है कि कॉमन प्रेजेंटेशन है इमरजेंसी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेस्ट पेन का पेशेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा आते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स को उनमें से जो होते हैं वो इस डर से आते हैं कि कहीं उनको हार्ट अटैक तो नहीं हो गया। तो मामूली से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग काजेज तक की सारी बातें हो सकती हैं। तो की टू डायग्नोसिस इज हिस्ट्री। आप जितनी अच्छी हिस्ट्री लेंगे आप उतने अच्छे कंपिटेंट क्लिनिशियन बनेंगे, आप जितनी अच्छी हिस्ट्री लेंगे आप उतनी जल्दी डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे। और आपको, जब आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होगी तो आपका डायग्नोसिस जो होगा फोकस्ड होगा और आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की या तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जब आप कराओगे तो आप पहले से ही कॉन्फिडेंट होगे कि मुझे ये बातें, इन बातों का पता है। तो फिर नेगेटिव बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन डू ऑलवेज नॉट रूल आउट सीरियस कंडीशन। अगर ड्रॉप टी नेगेटिव आ गया, पेशेंट की ईसीजी खराब है, पेशेंट को चेस्ट पेन है, तो कभी भी ड्रॉप टी को ना देखें, पेशेंट को देखें। अच्छा, इसके आगे फिर चेस्ट पेन क्या है, कहाँ होती है, कैसे होती है, उसमें सारी ये साइंस है। लंग्स हैं, चेस्ट वॉल है, स्टमक है, गाल ब्लैडर है, और पेंक्रियाज के प्रॉब्लम हैं, ये सारी इसके अंदर पिक्चर दी हुई है। ये जो प्रेजेंटेशन है, जो जिसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो ये सब लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, अच्छा, क्या करना है अगर आपके पास चेस्ट पेन का पेशेंट आ गया, आप समझते हो ये टिपिकल चेस्ट पेन है और ये पेशेंट एसीएस का पेशेंट हो सकता है, तो आपने उसको फौरन फौरन रिकॉग्नाइज करके और रूल आउट करके कि इसको कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है, ब्लीडिंग अल्सर होगा तो डिस्प्रिन नहीं देंगे, कहीं से बॉडी से ब्लीड कर रहा है तो हेपरिन नहीं देंगे, अदरवाइज आप उसको सारी एसीएस मैनेजमेंट जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लेंगे। तो दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग काजेस को भी आप रूल आउट कर लेंगे। ऑर्टिक डाइसेक्शन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, टेंशन न्यूमोथोरिक्स है, या कोई फ्यूजन या टेम्पोनार्ड वगैरह है। उसके बाद ये उसके बाद ये थोड़ी सी बेसिक्स हैं, ये काजेज हैं चेस्ट